मेरी पत्नी आर्या 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। सातों भाई लंबे चौड़े, गोरे चिट्टे, शहर के सबसे अमीर और रसूखदार परिवार के वारिस। उनका बंगला शहर के बीचों बीच था, जहां की दीवारें भी सोने की ईंटों से बनी लगती थीं। लोग कहते थे कि उस घर में कदम रखने वाला हर शख्स खुद को छोटा महसूस करता है। आर्या उनकी लाडली थी, 7 भाइयों की आंखों का तारा। बचपन से उसे पाल पोसकर बड़ा किया गया था, जैसे कोई राजकुमारी। फिर भी शादी के बाद उसने कभी मायके जाने की इच्छा नहीं जताई। मैंने कई बार कहा, चलो आर्या, कुछ दिन माँ बाप के पास गुजार आते हैं। वह हर बार मुस्कुराकर टाल देती। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरे सवाल को हवा में उड़ा देता। मैं समझ नहीं पाता था कि वह खुश है या बस मुझे खुश रखना चाहती है। एक दिन मैंने बिना बताए उसे मायके ले जाने का फैसला कर लिया। सुबह सुबह गाड़ी तैयार की, उसका हाथ पकड़ा और बोला, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। वह चुप रही, रास्ते भर खिड़की से बाहर देखती रही, जैसे कोई बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा हो। जब हम बंगले के सामने पहुंचे तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी रोशनी खींच ली हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अंदर चली गई। मैंने सोचा शायद थक गई होगी। मैं भी उसके प्रपोज किया है। पीछे पीछे गया, लेकिन दरवाजे पर ही रुक गया। सातों भाई वहां थे, सभी चुप। कोई मुस्कान नहीं, कोई स्वागत नहीं, बस एक ठंडी नजर। मैंने सलाम किया, लेकिन जवाब में सिर्फ सिर हिलाया गया। आर्या सीधे ऊपरी मंजिल पर चली गई। मैं नीचे ही बैठा रहा। असहज रात को जब मैं घर लौटा तो नींद में एक अजीब सा सपना देखा। आर्या रो रही थी, उसके आंसू लगातार बह रहे थे, जैसे कोई नदी बह रही हो। मैंने उसे पुकारा, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैं घबरा कर उठ बैठा। दिल में बेचैनी इतनी थी कि सुबह का इंतजार नहीं कर सका। तुरंत उसके मायके की ओर निकल गया। वहां पहुंचकर देखा तो दरवाजे पर बड़ा ताला लटका हुआ था। मैंने लौटने का मन बनाया ही था कि अंदर से दर्द भरी चीखें सुनाई दी, रूह कांप उठी। मैं झट से दीवार फांद कर भीतर घुस गया। अंदर का दृश्य देखकर मेरी सांसें थम गईं। वहां आर्या थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। सातों भाई उसे घेरे खड़े थे। आर्या जमीन पर बैठी थी, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, उसका चेहरा लाल, आंखें सूजी हुईं। वह रो नहीं रही थी, बस चीख रही थी। एक भाई ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, दूसरा उसकी कमर, तीसरा उसके बाल खींच रहा था। मैं स्तब्ध खड़ा रहा, मेरे पैर जम गए। मैं चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख गया। फिर अचानक अक्षय ने मुझे देख लिया। वह सबसे बड़ा भाई था। उसने आर्या को धक्का दिया और मेरी ओर बढ़ा। तू यहाँ क्या कर रहा है? उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा डर। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। आर्या ने सिर उठाया। उसकी आंखों में मुझे देखकर एक अजीब सी चमक आई, जैसे वह कह रही हो, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं पीछे हटा। मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल दौड़ रहे थे। यह वही परिवार था जिसने मुझे अपनी बहन सौंप दी थी, वही परिवार जिसकी इज्जत पूरे शहर में थी। फिर यह क्या था? मैंने देखा, दीवार पर एक पुराना फोटो फ्रेम था। उसमें आर्या थी, लेकिन उसकी उम्र शायद 10-11 साल की होगी। उसके बगल में सातों भाई, सभी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आर्या की मुस्कान में कुछ था, एक खालीपन, जैसे वह मुस्कुरा नहीं रही, बस मुस्कुराने की कोशिश कर रही हो। मैंने पूछा, यह क्या हो रहा है? अक्षय ने कहा, तू कुछ नहीं जानता। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ। उसने हंसा, एक ठंडी कड़वी हंसी। पति? तू सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। फिर उसने मुझे सब बताया। आर्या 7 भाइयों की इकलौती बहन नहीं थी, वह उनकी बहन थी। हाँ, लेकिन जिस तरह की बहन लोग सोचते हैं, वैसी नहीं। वह उनके पिता की दूसरी पत्नी की बेटी थी, लेकिन उसकी माँ मर चुकी थी। और उसके बाद जो हुआ, वह किसी भी इंसान के लिए कल्पना से परे था। उसके भाइयों ने उसे बचपन से ही एक खिलौना समझा था। पहले खेल खेल में, फिर बड़ा होने पर और बड़ा होने पर वे उसे बाहर नहीं जाने देते थे, उसे पढ़ने नहीं दिया, उसे दुनिया नहीं दिखाई। वह घर की चारदीवारी में कैद थी। उसका चेहरा ढककर रखा जाता था, ताकि कोई उसे देख न सके, कोई उसे छू न सके, कोई उसे बचाने न आए। और जब वह बड़ी हुई, जब उसकी शादी की उम्र हुई, तब उन्होंने फैसला किया कि उसे घर से बाहर नहीं भेजा जाएगा। लेकिन कानून था, समाज था, इसलिए उन्होंने मुझे चुना। मुझे, जो अकेला था,
जिसका कोई नहीं था, जिसे कोई नहीं पूछता था। मुझे चुना क्योंकि मैं सवाल नहीं करूँगा, मैं चुप रहूँगा, मैं उनकी इज्जत बचाऊँगा। शादी के दिन भी आर्या ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने मुंह खोला तो क्या होगा। उसने मुझे देखा भी नहीं था, उसका चेहरा ढका हुआ था। पंडित ने मंत्र पढ़े, 7 भाइयों ने चुपचाप सिर हिलाया, और मैंने सोचा कि मैंने कोई चमत्कार कर लिया, लेकिन सच यह था कि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। मैं बस उनकी साजिश का एक हिस्सा बन गया। अक्षय ने कहा, हमने तुझे चुना क्योंकि तू कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू चुप रहेगा, और अगर तूने मुंह खोला तो। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला, तो तुझे और तेरी आर्या को कोई नहीं बचाएगा। मैं वहां से भागता हुआ घर आया। आर्या घर पर नहीं थी। मैंने फोन किया, कोई जवाब नहीं। मैं पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस भी उनके सामने झुकती थी। मैंने वकील से बात की, उसने कहा, तुम अकेले हो, उनके पास पैसा है, रुतबा है, रिश्ते हैं, तुम हार जाओगे। मैं हारा नहीं। मैंने सोचा, मैंने प्लान बनाया। एक रात मैं फिर उनके बंगले पर गया, इस बार अकेला नहीं। मैंने कुछ लोगों को साथ लिया, कुछ पुराने ग्राहक, कुछ मोहल्ले वाले, कुछ जो मेरी तरह चुप थे, लेकिन अब चुप नहीं रहना चाहते थे। हमने दरवाजा तोड़ा, अंदर घुसे। आर्या ऊपर के कमरे में थी, बंद। उसका मुंह बंद था, हाथ बंधे थे। हमने उसे छुड़ाया। 7 भाई थे, लेकिन इस बार वे अकेले थे। हम ज्यादा थे। पुलिस आई, इस बार मेरे साथ, क्योंकि अब गवाह थे, फोटो थे, वीडियो थे। आर्या ने सब बताया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने कहा, मैं सालों से चीख रही हूँ, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। केस चला, लंबा चला, लेकिन जीता। 7 भाई जेल गए, आर्या आजाद हुई। आज वह मेरे पास है। उसका चेहरा अब ढका नहीं रहता। वह हंसती है, सच में हंसती है। वह मायके नहीं जाती, लेकिन अब वह डरती नहीं। वह कहती है, तुमने मुझे बचाया। मैं कहता हूँ, नहीं, तुमने खुद को बचाया। मैं तो बस तुम्हारा हाथ थामा था, और हम जीते हैं, सादगी से, प्यार से, बिना डर के। केस खत्म होने के बाद शहर में हलचल मच गई। अखबारों की हेडलाइन थी, 7 भाइयों का काला सच, रईस परिवार की बेटी की गुलामी, किराने वाले ने तोड़ा रसूख का घमंड। लोग मेरी दुकान पर आते, हाथ मिलाते, कहते, तूने कमाल कर दिया। लेकिन मैं जानता था कि यह कमाल मेरा अकेले का नहीं था, यह आर्या का था, उसकी हिम्मत का, उसकी चुप्पी तोड़ने का। आर्या अब मेरे साथ रहती थी। हमारा छोटा सा घर, जो पहले खाली खाली लगता था, अब भरा भरा सा हो गया था। वह सुबह उठती, चाय बनाती, मेरे साथ दुकान पर जाती। लोग उसे देखते, लेकिन अब नजरें झुक जाती थीं। वह दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी, उसके बाल खुले रहते थे। उसकी हंसी घर की दीवारों से टकराकर लौटती थी, लेकिन रातें अभी भी भारी थीं। वह कभी कभी आधी रात को चीख कर उठती, पसीने से तर। मैं उसे गले लगाता, पानी पिलाता, कहता, सब खत्म हो गया। लेकिन वह कहती, नहीं, सपनों में वे अभी भी आते हैं। मैं कुछ नहीं कहता, बस उसका हाथ थामे बैठा रहता। एक दिन उसने कहा, मुझे कुछ करना है। मैंने पूछा, क्या? वह बोली, जो मेरे साथ हुआ, वह और किसी के साथ न हो। उसने एक छोटी सी संस्था शुरू की, नाम रखा आर्या की आवाज। शुरुआत में सिर्फ 3 लड़कियां थीं, फिर 10, फिर 20, सबकी अपनी कहानी। कोई अपने पिता के हाथों पीटती थी, कोई भाई के, कोई ससुराल में कैद थी। आर्या सुनती थी, चुपचाप, फिर कहती, तुम अकेली नहीं हो। मैंने दुकान का एक कोना खाली किया। वहाँ एक टेबल, 2 कुर्सियाँ, एक पुराना कंप्यूटर, वही उसका ऑफिस था। मैं सामान बेचता, वह कहानियाँ सुनती। लोग आते, चाय पीते, अपनी तकलीफ बताते। कभी कभी पुलिस आती, कभी वकील, कभी अखबार वाले। एक दिन एक लड़की आई, नाम था रेशमा, उम्र शायद 16-17। उसका चेहरा ढका हुआ था, हाथ पर जलने के निशान। वह बोली, मेरे भाई मुझे जलाते हैं, सिगरेट से। आर्या ने उसका हाथ पकड़ा, बोली, अब नहीं जलाएंगे। हमने केस किया, फिर एक और, फिर एक और। शहर बदलने लगा। लोग अब 7 भाइयों का नाम लेते तो थूकते थे। उनका बंगला खाली पड़ा था, दीवारें टूटने लगी थीं, कांटों भरी बेलें उगाई थीं। कोई खरीदने नहीं आता था, कहते थे, वहां भूत रहते हैं। मैं और आर्या एक दिन वहां गए। ताला टूटा हुआ था,
अंदर धूल की मोटी परत। वही फोटो फ्रेम दीवार पर लटका था। आर्या ने उसे उतारा। पीछे की तरफ कुछ लिखा था, पुरानी स्याही से, आर्या 1998, हमारी गुड़िया। वह बोली, यह गुड़िया नहीं थी, यह इंसान थी। फिर उसने फ्रेम जमीन पर पटका, कांच टूट गया। हम लौट आए। समय बीता। संस्था बड़ी हो गई। अब हमारे पास अपना ऑफिस था, 2 कमरे, एक काउंसलर, एक वकील, एक डॉक्टर। फंडिंग आती थी, कभी किसी एनजीओ से, कभी किसी बिजनेसमैन से। आर्या अब मीटिंग्स लेती थी, स्पीच देती थी। उसकी आवाज में एक ठहराव था, जैसे कोई तूफान शांत होकर भी अपनी गर्जना बरकरार रखता हो। एक दिन अक्षय का फोन आया, जेल से। उसने कहा, मुझे मिलने आओ। मैंने मना किया। वह बोला, मेरी बहन से कहो। मैंने आर्या को बताया। वह चुप रही, फिर बोली, चलो। जेल में अक्षय मिला। उसका चेहरा पिचका हुआ था, बाल सफेद, आंखें धंसी हुईं। उसने कहा, मैं मर रहा हूं, कैंसर। आर्या ने कुछ नहीं कहा। वह बोला, मुझे माफ कर दो। आर्या ने कहा, माफी मांगने से कुछ नहीं होता। वह बोला, मैंने गलती की। आर्या ने कहा, तुमने गलती नहीं की, तुमने अपराध किया। फिर वह उठी, चल दी। मैं उसके पीछे। बाहर निकलकर उसने कहा, अब सच में खत्म हो गया। हमने शादी की पहली सालगिरह मनाई, सादगी से, बस हम दोनों, एक केक, 2 मोमबत्तियां। उसने कहा, मुझे लगा था प्यार सिर्फ किताबों में होता है। मैंने कहा, अब? वह बोली, अब पता है कि प्यार चुप रहकर भी लड़ सकता है। एक दिन सुबह उठा तो देखा आर्या बालकनी में खड़ी थी। सूरज निकल रहा था, उसकी आंखें बंद थीं। मैंने पूछा, क्या कर रही हो? वह बोली, सूरज को धन्यवाद दे रही हूँ कि आज भी निकला। मैं उसके पास गया, उसका हाथ थामा। हमारा घर अब छोटा नहीं लगता, हमारा प्यार अब कमजोर नहीं लगता, हमारी जिंदगी अब खाली नहीं लगती। और हाँ, आर्या अब कभी मायके नहीं जाती, क्योंकि उसका मायका अब मेरा घर है। उस रात के बाद जब मैंने आर्या को छुड़ाया था, हम दोनों घर लौटे थे। रास्ते में वह एक शब्द नहीं बोली, बस खिड़की से बाहर देखती रही। मैंने गाड़ी धीरे चलाई। बारिश हो रही थी। वाइपर की आवाज और उसके सांसों की लय एक समान थी। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला। वह अंदर आई, जूते उतारे, फिर अचानक जमीन पर बैठ गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह बोली, मुझे लगता है मैं सपने में हूँ। मैं उसके पास बैठा, उसका हाथ थामा, बोला, नहीं, यह सच है, तुम आजाद हो। उस रात वह सोई नहीं। मैंने उसे दूध पिलाया, उसने पिया नहीं, बस गिलास हाथ में पकड़े रही। सुबह हुई, मैं दुकान पर गया, लौटा तो वह वहीं बैठी थी, गिलास अभी भी हाथ में। मैंने कहा, आर्या, कुछ खा लो। वह बोली, मुझे भूख नहीं है। मैंने जबरदस्ती रोटी खिलाई। वह खाती रही, आंखें बंद, जैसे कोई रोबोट। दूसरे दिन पुलिस आई, बयान लेने। आर्या ने सब बताया, एक एक बात। उसकी आवाज कांपती थी, लेकिन रुकी नहीं। पुलिस वाला लिखता रहा, फिर बोला, हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। मैंने कहा, और सुरक्षा? उसने कहा, हम कोशिश करेंगे। लेकिन मैं जानता था कि कोशिश काफी नहीं थी। मैंने अपने पुराने दोस्त राकेश को फोन किया, वह पुलिस में था, इंस्पेक्टर। उसने कहा, तू पागल हो गया है, ये लोग बड़े हैं। मैंने कहा, मेरी बीवी है। वह चुप रहा, फिर बोला, मैं देखता हूँ। तीसरे दिन अक्षय का आदमी आया दुकान पर, बोला, साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा, बता दो, मैं नहीं आऊँगा। उसने कहा, गलत मत करना। मैंने कहा, जाओ। वह गया। शाम को दुकान बंद की, घर आया। आर्या खिड़की के पास खड़ी थी। उसने कहा, वे आएंगे। मैंने कहा, आने दो। रात को दरवाजा खटखटाया। मैंने देखा, 4 आदमी, हाथ में लाठी। मैंने दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने तोड़ा, अंदर घुसे। मैंने आर्या को पीछे धकेला, एक ने मुझे मारा, सिर पर खून बहने लगा। मैं गिरा, आर्या चीखी। फिर अचानक राकेश आ गया, उसके साथ 2 कांस्टेबल। गोली चली, एक आदमी गिरा, बाकी भागे। राकेश ने कहा, अब पुलिस केस में है, अब पीछे नहीं हट सकते। अगले दिन हम कोर्ट गए। आर्या ने गवाही दी, उसकी आवाज पूरे कोर्ट में गूंजी। जज ने कहा, आरोपी 7 दिन की रिमांड पर। केस चला, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल।
हर तारीख पर हम जाते। आर्या तैयार होती, साड़ी पहनती, बिंदी लगाती और कोर्ट में खड़ी होकर सच बोलती। कभी उसकी आवाज नहीं डगमगाई। एक दिन अक्षय के वकील ने कहा, यह लड़की मानसिक रूप से बीमार है। आर्या ने कहा, बीमार मैं नहीं, आपका क्लाइंट है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। फाइनल जजमेंट आया, सातों भाई उम्र कैद। कोर्ट के बाहर भीड़ थी, कैमरे, माइक। आर्या ने कहा, यह जीत किसी एक की नहीं, यह हर उस लड़की की है जो चुप है। उसके बाद जीवन बदला। हमने नया घर लिया, छोटा लेकिन अपना। आर्या ने कहा, मुझे खाना बनाना सीखना है। मैंने कहा, मैं सिखाऊंगा। उसने पहली रोटी जलाई, दूसरी फूली, तीसरी परफेक्ट। हमने हंसते हुए खाई। उसने कहा, मुझे ड्राइविंग सीखनी है। मैंने सिखाई। पहली बार गाड़ी स्टार्ट की तो इंजन बंद हो गया, दूसरी बार चली, तीसरी बार उसने मुझे पीछे बिठाया। उसने कहा, मुझे नौकरी करनी है। मैंने कहा, करो। उसने एक एनजीओ ज्वाइन किया, फिर अपनी संस्था शुरू की। आज आर्या की आवाज में 50 लड़कियां रहती हैं, पढ़ती हैं, सिलाई सीखती हैं, कंप्यूटर चलाना सीखती हैं। कोई वकील बनना चाहती है, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस। हर साल हम 15 अगस्त को पार्टी करते हैं, आज़ादी का जश्न। आर्या केक काटती है, सब तालियां बजाते हैं और मैं अभी भी वही किराने की दुकान चलाता हूँ, लेकिन अब दुकान का नाम है आर्या स्टोर्स। लोग कहते हैं, तूने चमत्कार कर दिया। मैं कहता हूँ, नहीं, उसने किया। मैं तो बस साथ खड़ा था। और रात को जब वह सो जाती है, मैं उसके माथे पर किस करता हूँ, वह मुस्कुराती है, नींद में, सच में।